नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इतिहास विषय का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग कर्नाटक युद्ध, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच या फिर अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यानी दोनों के मध्य में भारत में अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर कर्नाटक के क्षेत्र में जो संघर्ष हुए थे उसे ही इतिहास में हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इस क्रम में कर्नाटक के क्षेत्र में कुल 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। इसे हम लोग देख लेते हैं। जो पहला युद्ध हुआ था वह 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध 1749 से लेकर के 54 तक हुआ था और तीसरा जो हुआ था 1758 से लेकर 63 के मध्य में हुआ था। तो ये 3 महत्वपूर्ण कर्नाटक युद्ध हुए थे जो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ऑप्शन दिया गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी की जंग या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1746 से लेकर के 48 के मध्य में। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। इस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ब्रिटिश एडमिरल बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लेना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यह संधि भी महत्वपूर्ण है। संधि कौन सा है? एक्सला-शापेल। इस संधि से भी प्रश्न पूछे गए हैं। एक्सला-शापेल, इस संधि के अंतर्गत क्या हुआ कि इस संधि के अंतर्गत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया तथा अंग्रेजों ने अमेरिका में फ्रांसीसी बस्ती लुइसबर्ग को फ्रांस को वापस लौटा दिया था। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, सेंट टोमे का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेज और फ्रांसीसी, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी एवं कर्नाटक के नवाब। देखिए, सेंट टोमे या अडियार का युद्ध, इसे अडियार के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और ये युद्ध कब हुआ था? 1748 में। सेंट टोमे या अडियार का युद्ध कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना, जो कि महफूज खां के नेतृत्व में था, और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में फ्रांसीसी विजेता बने थे। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ऑप्शन दिया गया पांडिचेरी की संधि, एक्सला-शापेल की संधि, पेरिस की संधि या फिर मंगलोर की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी की संधि। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो यह हुआ था 1749 से लेकर 54 के मध्य में। देखिए, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था उसका कारण हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहे उत्तराधिकार के संघर्ष में दोनों कंपनियों का शामिल हो जाना था। दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही आम्बूर का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और एक कब हुआ था? 1749 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसकी हत्या हो गई थी, यानी कि वो मारा गया था। द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था वह पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन दिया गया है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र में उत्तराधिकारी का संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए, जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब से कब है? 1758 से लेकर 1763 के बीच में। तीसरा कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यूरोप में चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। इस युद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया जबकि इंग्लैंड ने प्रसा का पक्ष लिया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान ही 1760 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। 1760 में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शन दिया गया मद्रास की संधि, पेरिस की संधि, एक्सला-शापेल की संधि या फिर पांडिचेरी की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस की संधि।
पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। जो सप्तवर्षीय युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ था 1756 में और इसका एंड हुआ 1763 में। तो ये 7 साल का युद्ध था और इस जो सप्तवर्षीय युद्ध था वह भी पेरिस की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ था और तीसरा कर्नाटक युद्ध भी पेरिस की संधि के द्वारा ही समाप्त हुआ। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेज़ों की सेना शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे या पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों की सेना शक्तिशाली थी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेज़ों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेज़ों से व्यापार प्रतिद्वंदिता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण थे जिसके कारण फ्रांसीसी कंपनी का भारत और भारत से बाहर भी पतन हो गया था। क्या क्या था? ये सभी पॉइंट्स इसके उत्तरदायी कारण थे। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां या फिर सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। देखिए, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1701 में ही नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में प्रायोगिक रूप से यानी प्रैक्टिकली क्या हुआ था, फ्री हो गया था। अब और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने 1704 में बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर दिया था। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद की थी? तो किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। उसने बंगाल में नई भू राजस्व व्यवस्था के तहत तकाबी ऋण प्रदान किए तथा इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है बंगाल राजधानी को किसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो पिछले प्रश्न में जैसा हम लोगों ने देखा था वो किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा दस्तक के प्रयोग पर आपत्ति जताने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? ऑप्शन दिया गया है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन या फिर सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में पूछा गया है कि कलकत्ता स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी। कलकत्ता स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी, कौन थी? कासिम बाजार, हुगली, चटगांव या फिर मुर्शिदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुगली। आइए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में पूछा गया है कि बिहार का नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में किसे पराजित कर बंगाल का नवाब बना? शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सरफराज खान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरफराज खान। देखिए, नवाब अलीवर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा तीनों प्रांतों का सूबेदार था। वह 1740 में, कब यहाँ पे लिखा हुआ है, 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर बंगाल का नवाब बना था। इसके समय में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल का वह नवाब कौन था जिसने मराठों के साथ संधि की और चौथ के रूप में उन्हें वार्षिक नजराना देना स्वीकार किया और उड़ीसा के एक भाग का लगान भी उनको समर्पित कर दिया था? वह कौन था? ऑप्शन दिया गया अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीवर्दी खान। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 15 में पूछा गया है नवाब अलीवर्दी खां का यह प्रसिद्ध कथन किसके बारे में कहा गया कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगे और छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगे? ऑप्शन दिया गया मराठों, अंग्रेज़ों, फ्रांसीसी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेज़ों। देखिए, अलीवर्दी खां ने अपनी मृत्यु से पूर्व सिराजुद्दौला से को यह सलाह दी थी, उसने सिराजुद्दौला को यह सलाह दिया था कि वह अंग्रेज़ों पर कभी भी विश्वास न करे और जैसे ही मौका मिले उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दे। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला। देखिए,
अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। सिराजुद्दौला जो था वह अलीवर्दी खान के बेटी का बेटा था। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया है, सिराजुद्दौला के कलकत्ता आक्रमण के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? ऑप्शन दिया गया है रोजर ड्रेक, हालवेल, हायरकूट या फिर मैथ्यूज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, रोजर ड्रेक। देखिए, सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही अंग्रेज़ों के साथ उसके संघर्ष प्रारंभ हो गए थे। अंग्रेज़ों ने नवाब की अनुमति के बिना ही कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने उसके विरुद्ध एक अभियान कर 1756 में कलकत्ता को घेर लिया था। कब घेर लिया था? 1756 में कलकत्ता को घेर लिया था और कलकत्ता को जीत भी लिया। कलकत्ता को जीतने के बाद उसने कलकत्ता को एक नया नाम भी दिया था, और नया नाम क्या था? नया नाम था अली नगर। यानी कलकत्ता को उसने जीत कर उसे एक नया नाम दिया और वो नाम था अली नगर। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना किसे कहा गया? ब्लैक होल जो ट्रेजेडी हुई थी वो किस घटना को कहा गया? एक अंधकार कोठरी में कुछ अंग्रेज़ों को गोली मारकर हत्या, एक कोठरी में बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों में 23 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो जाना, अंधेरी रात में नवाब एवं अंग्रेज़ों के बीच होने वाला एक नरसंहार युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कोठरी में बंदी बनाए गए 146 अंग्रेज स्त्रियों, बच्चों एवं पुरुषों में 23 को छोड़कर शेष सभी की मृत्यु हो जाना। आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 का। थोड़ा सा हम लोग उसका डिटेल देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 का देखिए, नवाब द्वारा यानी कि नवाब सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता अभियान के दौरान ही काल कोठरी की घटना घटित हुई थी, और इसमें 146 अंग्रेज़ों को एक कोठरी में 20 जून 1756 को कब बंद किया गया था? तो ये किया गया था 20 जून को, 20 जून 1756 को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह 21 जून को सुबह देखा गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसमें एक अंग्रेज़ भी जिंदा बच गया था। एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था जेड हालवेल, वह जिंदा बचा था। जेड हालवेल यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, यह इतिहासकार भी था, और इसी ने इस घटना के बारे में सबको बताया। जेड हालवेल है, और जिस जेड हालवेल ने क्या किया था, इस घटना के बारे में सभी लोगों को बताया था। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? ऑप्शन दिया गया वाटसन, बुस्सी, रोजर ड्रेक या आयरकूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन। देखिए, कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए एक थल सेना, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि कलकत्ता पे नवाब ने अधिकार कर लिया है और उसे एक नया नाम दिया है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने अपनी एक थल सेना भेजी थी। तो उस थल सेना का अधिकारी कौन था? क्लाइव व मेजर क्लिपैट्रिक था, कि उसके नेतृत्व में एक जल सेना वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता भेजा गया। वाटसन के नेतृत्व में जल सेना और क्लिपैट्रिक और क्लाइव के नेतृत्व में स्थल सेना कहाँ पे भेजा गया था? कलकत्ता में भेजा गया था। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों ने पुनः अधिकार कर लिया और नवाब के साथ एक संधि की। इस संधि को अलीनगर की संधि कहा गया था, ठीक है, अली नगर की संधि कहा गया था। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने अपनी सारी मांगें मनवा ली थी नवाब से। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को किसके हाथों में देकर मुर्शिदाबाद वापस लौट गया था? ऑप्शन दिया गया माणिक चंद, जगत सेठ, शौकतगंज या फिर मीर जाफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, माणिक चंद। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ऑप्शन दिया गया प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर कर्नाटक का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। 21 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी के युद्ध का असीम ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसने बंगाल तथा अंततः पूरे भारत पर अंग्रेज़ों के अधिकार का रास्ता खोल दिया था। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। थोड़ा सा मैं आज बहुत तेज़ी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? ऑप्शन दिया गया है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब के मध्य, या फिर फ्रांसीसियों और अवध के शासक के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य, यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य। देखिए, प्लासी बंगाल में नादिया जिले में स्थित है। कहाँ पे? नादिया जिले में स्थित है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया किस जिले में स्थित है। प्लासी के मैदान में 23 जून
23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के स्थानीय विरोधियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसमें जो नवाब की मौसी थी घसीटी बेगम, उसने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों से मिल गया था। केवल मीर मदान एवं मोहन लाल ने ही इस युद्ध में नवाब का साथ दिया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज़ों का सेनापति था, उसके नेतृत्व में, और उधर से नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन दिया गया मीर मदान, मीर जाफ़र, मीर अली या मोहन लाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मीर जाफ़र। ठीक है, देखिए प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र नवाब का मुख्य सेनापति था, लेकिन उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। युद्ध के दौरान ही मीर जाफ़र के पुत्र मीरन बहादुर के हाथों सिराजुद्दौला मारा गया था। युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, किस बंगाली कवि ने लिखा था, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? नवीन चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या काजी नजरुल इस्लाम। तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने इसकी व्याख्या में इसको देखा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवीन चंद्र। जो मैं व्याख्या बताता हूँ उसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखा करिए, क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा है जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। किसका है? डॉक्टर दत्त का, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, के.एम. पनिक्कर या फिर अल्फ्रेड लायल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर के.एम. पनिक्कर। यह स्टेटमेंट किसका है? के.एम. पनिक्कर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में अंग्रेजों द्वारा जीता गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? वेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वेदरा का युद्ध। देखिए नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र कालांतर में धीरे धीरे अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र से तंग आ गया था। अब उसको मालूम हो गया था कि अंग्रेज उसका शोषण कर रहे हैं। उसने चिंसुरा स्थित डचों की फैक्ट्री के प्रतिनिधियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को जब ये पता चला कि नवाब उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने अंग्रेजों ने सर्वप्रथम क्या किया कि 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में, किस युद्ध में? वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया था, जो कि निर्णायक रूप से पराजित किया था। उसके बाद उन लोगों ने मीर जाफ़र को नवाब के पद से अपदस्थ कर दिया था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अभी इसके पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। ऑप्शन क्या है? मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या अलीवर्दी खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मीर कासिम। देखिए मीर जाफ़र के बाद 1760 ईस्वी में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां के बाद बने बंगाल के नवाबों में वो सबसे योग्य था। अंग्रेज़ों के प्रभाव से वह स्वयं को मुक्त करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर ली थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि ढाका से जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद कौन स्थानांतरित किया था? वो किया था मुर्शिद कुली खां ने। और एक बार मीर कासिम ने क्या किया कि उसी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ कर लिया? मुंगेर कर लिया था। अब आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि अंग्रेजी फ़ौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया? मीर जाफ़र, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला या फिर क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मीर जाफ़र के द्वारा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना था, यह आप लोगों को पता हो गया। मीर जाफ़र ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी तथा कंपनी की सेना को अतिरिक्त भत्ता दिया था। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है कि बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड हार्डिंग, चार्ल्स नेपियर, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने क्या कहा था? चार्ल्स नेपियर ने बंगाल सेना की उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है
बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर सभी प्रकार के व्यापारियों को एक समान स्तर पर ला दिया था? ऑप्शन दिया गया है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर मीर जाफ़र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। देखिए, मीर कासिम ने अंग्रेज व्यापारियों जैसे अंग्रेज़ों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग से तंग आकर, जो दस्तक का उपयोग था वह सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते थे, और जब मीर कासिम उससे बहुत परेशान हो गया तो उसने क्या किया कि उसने जो दस्तक था उसको उसने सभी के लिए लागू कर दिया, ठीक है, और यह सभी भारतीयों के लिए उसने फ्री कर दिया था। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि मीर कासिम ने निम्न में से किसके साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया था? ऑप्शन दिया गया है शुजाउद्दौला और आलमगीर द्वितीय, शुजाउद्दौला और बहादुर शाह द्वितीय, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। देखिए, मीर कासिम को 1763 ईस्वी में नवाब के पद से हटा दिया गया था, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। तब वह जब मीर कासिम था वह अवध के नवाब के पास गया, जहाँ उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक समझौता किया, और इन तीनों को क्या कहा गया? इन तीनों को त्रिगुट कहा गया। त्रिगुट में कौन था? बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, ठीक है, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 6 अक्टूबर 1764, 10 अक्टूबर 1764, 18 अक्टूबर 1764 या फिर 22 अक्टूबर 1764। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 अक्टूबर 1764। देखिए, बक्सर का युद्ध त्रिगुट, जिसमें बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल थे, इन्हें त्रिगुट कहा गया था, तथा अंग्रेजों के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुआ था। यह भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया था, जो अंग्रेज़ थे, और इस युद्ध के जीतने के बाद वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक बन गए। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या फिर आयरकुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। ये भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कभी हेक्टर मुनरो डायरेक्ट प्रश्न पूछा है या फिर पूछा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कब भारत वापस आया? ऑप्शन दिया गया है 1764, 1765, 1766 या 67। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1765। देखिए, 1757 का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध, तो इस युद्ध का जो अंग्रेजी सेनापति कौन था? क्लाइव था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेज जो कि ब्रिटेन में वापस बुला लिए थे, और 1765 जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर युद्ध जीतने के बाद एक बार फिर से क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि, अलीनगर की संधि या फिर इलाहाबाद की संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। देखिए, बक्सर युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। पहली संधि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के साथ 12 अगस्त को की थी। कब की थी? 12 अगस्त को यह मुगल बादशाह के साथ किया गया था। और जो दूसरी संधि थी वह 16 अगस्त को किया गया था, और वो किसके साथ किया गया था? अवध के नवाब के साथ किया गया था। और ये 12 अगस्त 1765 है, यह भी 16 अगस्त 1765 है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि की शर्तों में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? ऑप्शन दिया गया था मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। एक फरमान द्वारा मुगल बादशाह ने मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत का नवाब स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपये देना निश्चित किया था। तो इसमें क्या पूछा था, क्या क्या चीज़ इसमें शामिल था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
1, 2, 3 और 4, ठीक है। संख्या 39 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होने वाले इलाहाबाद की दूसरी संधि यानी 16 अगस्त 1765 में क्या शामिल था। ऑप्शन दिया गया है, अवध प्रांत में से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को दे दिया। अवध के नवाब ने कंपनी को युद्ध के हट जाने की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये देने का वचन दिया। नवाब बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में प्रदान करेगा तथा चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को सौंपेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन दिया गया है, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या फिर नजमुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नजमुद्दौला। देखिए 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की प्रथम संधि पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के हस्ताक्षर थे। इन तीनों ने उस पर सिग्नेचर किए थे। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया था। आइए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की। ऑप्शन दिया गया 1761, 1765, 1778 या फिर 1781। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1765। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, मुनरो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। देखिए बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आता है और वह बंगाल का पहला गवर्नर होता है। उसने यहाँ पर एक नई व्यवस्था की शुरुआत की जिसे द्वैत शासन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कंपनी दीवान थी तथा नवाब नाजिम था। दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व वसूलने लगी, जबकि प्रशासन का दायित्व नवाब तथा उसके पदाधिकारियों पर था। इसमें नवाब के पास जिम्मेदारियाँ थी लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी। इस द्वैत व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त कर दिया। यह भी प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा है कि द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। स्टार्ट तो किया था क्लाइव ने, समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 43। इसमें पूछा गया है 1765 में बंगाल में लागू द्वैत शासन प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या थी। ऑप्शन दिया गया है, इससे दस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन होता था। इसमें कंपनी के पास अधिकार थे परंतु जिम्मेदारी नहीं थी और नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन अधिकार नहीं थे। इसके प्रावधान अस्पष्ट होने के कारण इसकी अलग अलग व्याख्या होती रही। इस शासन प्रणाली ने भारत में शासन की एक आदर्श व्यवस्था की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इसमें क्या हुआ था कि द्वैत शासन में कि इसमें कंपनी के पास अधिकार थे परंतु जिम्मेदारियां नहीं थी और नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन अधिकार नहीं थे। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। अमीन चंद, माणिक चंद, राय दुर्लभ या राजा सिताब राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 44 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिताब राय, राजा सिताब राय। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। कर्नल क्लाइव का गधा की संज्ञा किसे दिया गया है। ऑप्शन दिया गया सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या फिर नजमुद्दौला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर जाफ़र। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को किसने डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। जदुनाथ सरकार, के.एम. पडिक्कर, ताराचंद या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य कहा था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।